anti-UGC net यानी निमेज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमेज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट में एक और क्लास लेने वाले हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए धमाकेदार होने वाली है। आज हम 2012 से लेके 2023 तक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास में दोस्तों हम COP 1 से लेके COP 27 तक बात करेंगे। UNFCCC के बारे में बात करेंगे, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन और इसके अलावा काफ़ी हमारी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा प्रोटोकॉल से रिलेटेड हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर नहीं देखा तो आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप देखना किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं जी। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स बताने वाला हूं जिनको देख के आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों UGC नेट पेपर 1 2025 एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश में। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलने वाली है। नंबर 3 पे दोस्तों 2012 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नंबर 4 पे 2012 से लेकर 23 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। नंबर 5 पे 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस कोर्स में। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 फ्री बोनस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस में स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसे 1 महीने का लेना चाहते हैं तो केवल 299 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वैलिडिटी चूज़ कर सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। थैंक यू दोस्तों। जी चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन करने से पहले हम इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो करेंगे और थ्योरी में पूरा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जल्दी से उसका रिवीजन करेंगे। अगर आपको डिटेल में चीज़ें जाननी है हमारी थ्योरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं जी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा जैविक विविधता सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये इसको बोलते हैं CBD भी इसको बोला जाता है, जैविक विविधता सम्मेलन। CBD की स्थापना विभिन्न सरकारों द्वारा 1992 में 1992 रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए जी। और जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे। इसके अंदर 193 सरकारों ने भाग लिया था, इन्होंने हस्ताक्षर किया था जी। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य की बात करें हम, जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना जी। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी हम देख लेते हैं। जैविक विविधता का संरक्षण करना, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे देगा, वो कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जैविक विविधता सम्मेलन के लक्ष्य है या फिर नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जी। और इसमें देखिए COP जो है हमारी 15 जैविक विविधता पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे पार्टीज के सम्मेलन COP के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, COP 1 से लेके हम COP 27 करने वाले हैं। देखिए ये क्या होता है कन्वेंशन, ये इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पार्टीज के सम्मेलन, यानी कि इसको 1 मिनट में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसे बोला जाता है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जी। 1 मिनट रुके आप। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम जैविक विविधता सम्मेलन, जो इम्पोर्टेंट हमारे सम्मेलन हुए उनके बारे में हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, देखिए नंबर 1 पे हमारी हुई थी विश्व विरासत संधि, वर्ल्ड
वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये 1972 के अंदर हुई थी। रामसर समझौता 1975 में हुआ था। इनके बारे में हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे जी। बायोडाइवर्सिटी टेरिटी, ये 1992 में हुई थी। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 के अंदर, नगोया प्रोटोकॉल 2010 के अंदर। इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए। इन दोनों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए COP 2012-2014, ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। तो ये हम करेंगे। और एक जो हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, वो आता है हमारा UNFCCC से। एक तो डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका उद्देश्य, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। और इसके अंदर क्या है, वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन होता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ था। देखिए UNFCCC का हर साल एक सम्मेलन होता है, एक बैठक होती है। और उसमें देखिए 1997 के अंदर एक समझौता हुआ था, उसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड क्या है जी। और इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है मैं क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो किसके लिए बनाई गई है? तो ये किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैसों के लिए, आप याद रखना। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची Annex 1 में रखा गया है जी। और UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये देखिए COP, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, COP, UNFCCC के द्वारा जो बैठक होती है हर साल, उसको हम क्या कहते हैं? COP के नाम से बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जी। अब देखिए इनमें जो COP हुई है हमारी, आज तक जितने भी COP हुई है उसके अंदर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं जी। तो सबसे पहले हमारी जो COP 1 है ये 1995 में हुई थी। सबसे पहला सम्मेलन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। और COP 3 के जो इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों वही हम इसमें करेंगे, और सभी हम नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। COP 3 1997 का परिणाम क्योटो प्रोटोकॉल था, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। और COP 8 2002 में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में विकसित से पर्यावरण सुधार हेतु तकनीक को विकासशील देशों को स्थानांतरण करने की, ये देखो इसमें से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए रेड नहीं किया गया। जो रेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वाह क्या बात है, काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। मॉन्ट्रियल कनाडा में COP 11 2005 में हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम को मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान भी कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसको बोला जाता है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 से आगे भी बढ़ाया जाए जी। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों COP 15 2009 में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? कोफेन के अंदर हुई थी। और सदस्य देश कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु समय में अपने लक्ष्य तय करेंगे जी। COP 16 और ये कहाँ पे हुई थी? कैनकुन में हुई थी। हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई इसके अंदर। COP 18 में आयोजित सम्मेलन में दोहा, कहाँ पे हुई थी? ये दोहा में हुई थी। कतर में क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक बढ़ा दिया गया जी। ठीक है। और अभी शायद आपको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, भाई सर पता नहीं क्या करवा रहे, लेकिन इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी। आगे हम बात करते हैं 2015 में COP 21 के अंतर्गत ऐतिहासिक पेरिस सम्मेलन हुआ, इसकी अलग से चर्चा की गई है। ये देखिए पेरिस सम्मेलन जो है ना वो हम आगे बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COP 24 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 24वें सत्र का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2018 तक पोलैंड के कोटिविस में किया गया जी। और इसमें क्या था इम्पोर्टेंट?
नहीं, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 2019 में हुआ था जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, इसके अंतर्गत शीर्ष निकाय COP25 हुआ था। इसका आयोजन 2019 स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था। और इसके मुख्य बिंदु क्या है वो हम देख लेते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता चिली सरकार द्वारा की गई थी जी। और इसका देखिए मुख्य उद्देश्य इसमें पूछा जाता है, जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। ये देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें ये जो हमारी सम्मेलन हुआ था COP25, इसके अंदर इसका जो मुख्य एजेंडा था, ठीक है, उसके बारे में निर्णय लिए बगैर ही ये समाप्त हो गई जी। COP25 का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की नियम बुक रूल बुक के अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करना था, ठीक है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, अच्छे से काम नहीं हुआ जी। और बैठक में चिली मैड्रिड टाइम्स ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज जारी किया गया जी। आगे हम बात करते दोस्तों, अभी हमारा COP26 ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा करंट अफेयर में आ सकता है जी, करंट के लिए ज़रूरी है ये हमारा। COP26 पार्टियों का 26वां सम्मेलन है जो जलवायु परिवर्तन द्वारा आयोजित किया जाता है। एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन है। यह 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि को एक साथ लाना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, ठीक है। जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग है, 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था जी। और इसके अंदर हम बात करते हैं COP27 जो अभी होने वाला था हमारा। पार्टियों का 26वां सम्मेलन या COP26 नवंबर 2020 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला था, ठीक है, 26 होने वाला था, अभी हम बात करके आए हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था जी, ठीक है। यह संभव स्थगित कर दिया, ये क्या कि एक्सटेंड होता रहा, बार बार एक्सटेंड होता रहा। और इस वजह से जो COP27 है जो हमारा कब होना था, 2022 के अंदर होना था, ये भी हमारा नहीं हो सका। तो जो अभी हमारा करंट का होने वाला है आगे COP27 होने वाला है, वो अभी तक हुआ नहीं है जी। इसकी सही तिथि और स्थान अभी तक निर्धारित नहीं है जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नगोया प्रोटोकॉल 2011। नगोया प्रोटोकॉल जिसे ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, आनुवांशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को जापान के नगोया में 10वें सम्मेलन के दौरान किया गया था, स्वीकार किया गया था। भारत के लिए यह प्रोटोकॉल अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने आनुवंशिक संसाधनों एवं उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के बायोपायरेसी एवं अनुचित उपयोग का पीड़ित रहा है जी। और अन्य देशों में पेटेंट कराया गया हल्दी एवं नीम इसके उदाहरण हैं जी। और आगे हमारा कार्टेगेना प्रोटोकॉल 2000। जैव सुरक्षा पर कार्टेगेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए है। जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे हमारी टेक्नोलॉजी का, तो उसके लिए है दोस्तों ये प्रौद्योगिकी का हमारे स्वास्थ्य पे और जैव विविधता पर कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए कार्टेगेना प्रोटोकॉल आई थी जी। फिर उसके बाद में दोस्तों आर्काइव जैव विविधता लक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और अभी हम जो इम्पोर्टेंट है वही हम कर रहे हैं। रामसर सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है। रामसर सम्मेलन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रामसर सम्मेलन किस लिए किया जाता है जी। जो आर्द्र भूमि है जी, रामसर सम्मेलन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों वेटलैंड और उसके संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए बनाई गई है जी। यहाँ से हमारा आर्द्र भूमियों के लिए होता है, यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसे आर्द्र भूमियों का सम्मेलन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के रूप में भी जाना जाता है, जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था
जी। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। आगे हम बात करें दोस्तों, इससे रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। आगे हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है हमारा पृथ्वी सम्मेलन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1992 को हुआ था, रियो डी जनेरिया शहर में हुआ था। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी दूषित हो रही है, इसी के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसको मद्देनज़र रखते हुए 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया शहर में 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 पृथ्वी सम्मेलन को 1972 में स्टॉकहोम में हुए मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की परिणति कहा जाता है। और जी, इसमें देखें आगे हम आयोग का कार्य, या पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसमें हाँ जी, पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियाँ क्या है, एजेंडा 21 और रियो घोषणा। जी, पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धि कौन सी, ये है एजेंडा 21 और रियो घोषणा। एजेंडा 21 के अंदर क्या है हम देखते हैं। एजेंडा 21 एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधित्व द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और इसके अंदर क्या था, 21 एजेंडे थे हमारे, जिनके बारे में बात की गई थी, और जिसमें से मुख्य रूप से है गरीबी, उपभोग के ढंग, स्वास्थ्य, मानवीय व्यवस्था और वित्तीय संसाधन, प्रौद्योगिकी, उपकरण के बारे में बातचीत की गई। और आगे हम बात करें दोस्तों रियो घोषणा। रियो घोषणा, जी, रियो घोषणा देखते हैं हम। इसके अंदर क्या है, रियो घोषणा है पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाने वाला पृथ्वी सम्मेलन की महान उपलब्धि है। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका रियो घोषणा से सहमत नहीं था, किंतु बाद में उसने भी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। जी, अब आता है दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, और उसके बाद में पेरिस जलवायु समझौता। 2 चीज़ हमारी रह गई है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जी, थोड़े से ये टॉपिक मैं मानता हूँ आपके लिए बोरिंग हो सकते हैं, बट क्या करें, हमें करने पड़ेंगे। इनमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर ये आई थी, और ये जापान के क्योटो शहर में आई थी। भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए इसे लेके आया गया था। इस सम्मेलन में 141 देशों ने भाग लिया, और सभी इसके अनुसार, इस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी अधिक देशों को 2008 से 2012 के अवधि में 5 वर्षों के लिए 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और बहुत बार आया हुआ है। जी, इसके अंदर जो हमारे 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन सी है। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। जी, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी, ये 6 है हमारी, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। जी, अच्छा, अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आता है, क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाले तकनीकी उपयोग सीमित किया जाना चाहिए। इससे संबंधित नियम सख्त बनाए जाए। हमारे देश में ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक उत्सर्जन कहाँ से होता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि के उपयोग से होता है। इसके अलावा कहाँ से होता है, लकड़ी के उपले जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जी, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये हमारा, देखिए, पेरिस जलवायु समझौता 2015। जी, इसके अंदर क्या है, इस ऐतिहासिक समझौते को 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क की 21वीं बैठक में अपनाया गया था, जिसे COP21 के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को 2020 से लागू किया जाना है। जी, सभी देशों को वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व स्तर को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। जी, दूसरों शब्दों में कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए सक्रिय प्रयास करने हैं। जी, ये है हमारा पेरिस जलवायु समझौता। जी,
तो चलिए दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी? चलिए दोस्तों, और इसमें भी दोस्तों हम मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप दोस्तों को हमारे साथ बने हुए। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आप नीचे देख भी सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है एग्जाम में। नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से रिलेटेड है ये हमारा, ठीक है जी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये भी हमने किया था ना, क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी बार हमने कर लिया है। ये किससे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, क्लाइमेट चेंज से, ये क्लाइमेट चेंज से ये रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन जी। आगे है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे इसने ऑप्शन 2 दिया है। ऑप्शन 2 हम देखते हैं, ओजोन अपव्ययकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से दूर करना जी। जो ओजोन फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेशन जी, जो ओजोन लेयर को तोड़ते हैं ना, ओजोन लेयर को जो तोड़ते हैं कारक, उनके प्रसार को रोकना जी, उन पे पाबंदी लगाना, ये है इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, रियो +20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था। अब देखिए रियो 20 हमने कल किया था, अगर आपको याद हो तो रियो 20 हमने कल किया था, है ना, याद है? अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो देखना, कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो रियो 20+ के अंदर क्या था हमारा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर बाद ये था ना हमारा, कल किए थे ना हमने, सस्टेन डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये हमने किए थे। और दोस्तों जो हमारे ये है इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स की वीडियो हमने सभी की बना रखी है, टीचिंग, रिसर्च, ICT सभी की बना रखी है, वो आप देख लेना भाई, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का संधारणीय विकास संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है जी। किसको हम UNCSD के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन 4 है इसका, रियो +20 कॉन्फ्रेंस 2012 के नाम से इसे जानते हैं जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पेरिस समझौते की विशेषताएं कौन सी है। अभी हम लास्ट में क्या करके आए, लास्ट में पेरिस समझौता करके आए हम, अगर आपको याद हो तो, है ना जी। पेरिस समझौते के अंदर हमारा क्या हुआ था, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है बी और सी। बी के अंदर क्या है हमारा, यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है, अन्य दायित्व भिन्न भिन्न होता है। ये देखिए यार हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में देखते हैं। The agreement recognize the principle of equality and common but differentiate responsibility। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है भी, हमें अपनी हर देश को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जी। आगे क्या है दोस्तों, सी है इसके अंदर। सी में पेरिस समझौता संबंधित है 2020 के जलवायु हस्तक्षेप से जी। तो देखें दोस्तों, यही है क्या इसका, हम एक बार फिर से चलते हैं, बैक चलते हैं। उसके अंदर हमारा पेरिस समझौता जो था, इसके अंदर क्या था, पेरिस समझौते के अंदर देखिए, ये देखिए 2020, ये है ना 2020 से को लागू किया गया था जी। और इसके अंदर क्या था कि जो हमारा तापमान है, तापमान को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना जी। यही है दोस्तों इसके अंदर हमारा, ये देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्यवाही का समूह है जी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, 1 मिनट जी। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा से रिपीट हुआ है पेरिस समझौते से। तो मुख्य इसका क्या है, अभी हम करके आए थे ना कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ने नहीं देनी है जी। तो ये है जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक पहल को मजबूत करना जी। ग्लोबल ये देखिए, टू स्ट्रेंथ द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये देखिए जब हमारा वो होगा, बढ़ेगा हमारा जलवायु बढ़ेगी हमारी, तो काफ़ी खतरे होंगे। तापमान बढ़ेगा, तो ये देखिए ये था ना 2 डिग्री से ज़्यादा हमें तापमान नहीं बढ़ने देना है जी।
तो इससे क्या क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। अगर तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, तो उसको हमें रोकना था इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए पेरिस समझौता फिर से आ गया है हमारा जी। पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी में वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी विभिन्न कटौती शामिल है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन 1.3। अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना, ग्रीन हाउस गैसों का यूज कर रहे हैं, उसमें 1/3 कटौती करनी है हमें, तभी हमारा जो क्लाइमेट है वो सही तरीके से रह सकेगा जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक पेरिस समझौते से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास आज की थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर लगी होगी, है ना जी। चलो कोई नहीं यार, कई बार हमारे टॉपिक आते हैं, ऐसे आते हैं, बट क्या करें, हमें करने हैं दोस्तों, हमें नेट JRF क्वालिफाई करना है, तो ये करना पड़ेगा जी। तो आपको क्लास कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 2025 एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश में, नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलने वाली है, नंबर 3 पे दोस्तों 2012 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नंबर 4 पे 2012 से लेकर 23 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, नंबर 5 पे 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस कोर्स में। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 फ्री बोनस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस में स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसे 1 महीने का लेना चाहते हैं तो केवल 299 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वैलिडिटी चूज़ कर सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। थैंक यू दोस्तों।